तो कल हमने बात करी थी, अर्थात पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे वर्नर थ्योरी की, वर्नर सिद्धांत की। ठीक है, वर्नर सिद्धांत की बात हम कर रहे थे। आज हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। नंबर 2 थ्योरी है इसमें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको VBT बोलते हैं। VBT इसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पॉलिंग ने इसे 1930 में 1930 पॉलिंग ने प्रतिपादित किया था, पॉलिंग ने। ठीक है, क्या है इसके मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु क्या है? नंबर 1, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुख्य बिंदु। नंबर 1 कि जिस मेटल की जितनी समन्वय संख्या होती है, मेटल की जितनी समन्वय संख्या होती है, अर्थात उससे कितने लिगेंड जुड़े हैं मेटल से। भाई समन्वय संख्या क्या है? किसी मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि वो जितने जोड़े ग्रहण करता है, जितने जोड़े ग्रहण करता है वो उसकी समन्वय संख्या होती है। तो क्या कहता है नंबर 1 पॉइंट में कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर, अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली रिक्त यानी खाली ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। भाई जब ऑर्बिटल खाली करेगा तभी तो जोड़ ग्रहण करेगा, सही है ना? जब ऑर्बिटल खाली होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े ग्रहण किए जाएंगे, जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं। अर्थात जो ऑर्बिटल खाली हुए हैं, जो ऑर्बिटल खाली हुए हैं वही तो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाएंगे। ठीक है, उपसहसंयोजी बंध के बनने से या बनने में संकरित कक्षक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अर्थात अब बात आ गई कि वो कह रहा कि समन्वय संख्या के बराबर मेटल या मेटल आयन जो है वो खाली ऑर्बिटल करता है या खाली ऑर्बिटल की व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट करता है उसका, कि मुझे इतने ऑर्बिटल खाली करने, क्योंकि मुझे इतने जोड़े चाहिए लिगेंड के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये कोई मेटल है और इस पर ये लिगेंड जुड़े हैं, ये ऐसी कंडीशन है। ठीक, ये ऐसी कंडीशन है। मैंने कहा नंबर 1 पॉइंट में कि ये जो मेटल है इसकी समन्वय संख्या इस समय कितनी है? 4 है। भाई 4 लिगेंड जोड़े हैं, 1 2 3 4, अर्थात 4 जोड़े ये ग्रहण कर रहा है। ठीक, तो जब 4 जोड़े ग्रहण कर रहा है तो 4 जोड़े ग्रहण करने के लिए 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। ठीक है, 6 जोड़ते तो 6 करता, 6 ऑर्बिटल खाली करता। तो खाली करने के लिए संकरण की व्यवस्था होती है। संकरण तो आप जानते हैं, नॉर्मली संकरण की व्यवस्था होती है। ठीक है, अब संकरण में जो मेटल आयन है, ये वाला यानी मेटल या मेटल आयन है, मेटल या मेटल आयन या जो भी हो, ठीक है, संकरण करता है और संकरण में N-1D NS NP और ND ऑर्बिटल भाग लेते हैं। यानी ये कंडीशन हो गई
n-1d, इसका मतलब क्या है, और ns, np और nd, इसका मतलब ये तो होगा बाह्य कोश के, ये सारे ऑर्बिटल किसकी हैं, ns, np और nd, ये तो बाह्य कोश वाली है और ये अंदर की कोश वाली है। सही है, ठीक है, संकरण में भाग ले सकती है, अर्थात इसकी ऑर्बिटल, अंदर वाले ऑर्बिटल की डी ऑर्बिटल, अंदर वाले कोश की या सेल की डी सब सेल, ठीक है, डी ऑर्बिटल संकरण में भाग लेती है। ठीक है, संकरण के आधार पर ही, संकरण के आधार पर ही अणु की, कि उस अणु में कैसा संकरण है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, अणु की बात कर रहे थे, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस प्रकार का, यानी किस प्रकार की उसकी ज्यामिति है, वो संकरण पर डिपेंड करेगी, वो संकरण पर डिपेंड करेगी, उस पर निर्भर करेगी। सही है, यदि संकरण, यदि, इसमें बता देता हूं, यदि संकरण DsP2, सही है, अगर संकरण DsP2 हो, यानी ये डी ऑर्बिटल कौन से वाले की है, अंदर वाले की, अगर ये बाहर वाले की होती, ये बाहर वाले की होती तो बाहर लिखते हैं, यहां पर इधर की साइड लिखते हैं, तो ये अंदर वाले ऑर्बिटल, अंदर वाले सेल की है, बाह्य कोश को छोड़कर एक अंदर वाले सेल की है। सही है, तो इसको लिखा मैंने DsP2, DsP यानी ए की है, डी की एक ऑर्बिटल अंदर वाले की, DsP2, तो इसकी जो व्यवस्था है, इसकी जो ज्यामिति होगी, कितने ऑर्बिटल हो गए, 4, 1 2 और 2 4, पी के 2 पी के, 1 डी का, 1 एस का। सही है, तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो वर्गाकार समतली, यानी समतलीय वर्गाकार, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, सही है, समतली वर्गाकार होगी। अगर संकरण sp3d हो, sp3d हो, संकरण क्या हो जाए, sp3d, यानी बाहर वाले का ही है वो, तो sp3d हो जाए तो उसकी संरचना टेट्राहेड्रल होगी। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय अगर sp3d संकरण है तो। ठीक है, बात करेंगे sp3d3, यानी sp3d2, संकरण sp3d2 या d2sp3, यानी उसमें तो दो ऑर्बिटल, डी की ऑर्बिटल जो है वो बाह्य कोश की है, उसमें तो बाह्य कोश की है, दो ऑर्बिटल यानी ये वाली है, और इसमें ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल इसकी हैं, अंदर वाले कोश के डी की, अंदर वाले कोश के, एक बाह्य कोश को छोड़कर अंदर वाले कोश के डी की ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में, टेट्राहेड्रल, दोनों ही कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल होगी। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशन में कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। यहां से इनकी दोनों की ऑक्टाहेड्रल, दोनों ही कंडीशन में कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं एक और, आगे चलते हैं नए पॉइंट पे।
इसका अगला पॉइंट क्या है? इसका अगला पॉइंट क्या है? वो कह रहा है कि यदि जटिल आयन या अणु के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है उसमें मेटल या मेटल आयन में, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही होंगे, मेटल या मेटल आयन में ही होंगे, जो मेटल होती है बीच में, ठीक है। अगर अनपेयर्ड उपस्थित है तो जो कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स आयन है वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय होगा वो कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। और यदि मेटल या मेटल आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेटल या मेटल आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, अर्थात वो प्रतिचुंबकीय होगा। वो डायामैग्नेटिक होगा अर्थात वह प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? पॉइंट आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये समझ में आ गई ना? नॉर्मली बात है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है अर्थात सारे पेयर्ड हैं, जोड़ों के रूप में है, सारे पेयर्ड हैं, जोड़ों के रूप में है, ठीक है, तो वो प्रतिचुंबकीय हो, डायामैग्नेटिक हो। ठीक, आगे चलते हैं। यदि लिगेंड प्रबल है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वे कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विरुद्ध, हुंड के नियम के विपरीत युग्मित कर दें, अंदर की ओर जोड़े बना दें। हुंड का नियम क्या कहता है कि पहले एक एक ऑर्बिटल हो, सारे एक एक इलेक्ट्रॉन हो प्रत्येक ऑर्बिटल में, जब भर जाएगा तभी उसका जोड़ा बनेगा, सही है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर लिगेंड प्रबल है तो प्रबल लिगेंड कहते ही उसे है, प्रबल लिगेंड कहते ही उसे ऐसा मान लो सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित कर दे, उनके जोड़े बना दे, सही है, ठीक है। नहीं, ध्यान रहेगा, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट।
अभी मैंने बात बताई थी इससे पहले कि जो संकरण है, संकरण करने के लिए यानी रिक्त ऑर्बिटल बनाने के लिए भाई जो मेटल आयन के पास, मेटल आयन, मेटल या मेटल आयन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल लगता है? n-1d ऑर्बिटल, कॉमा ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल। ये बताई थी मैंने सारी बात, ये वाली बात बताई थी मैंने कि जो संकरण करने के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल होती है हमारे पास? n-1d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल, ठीक है। ये ऑर्बिटल हमारे पास उपलब्ध होंगे, ठीक। यदि अब यहां आ जाए नंबर 1 पॉइंट में, इसमें नंबर 1 पॉइंट बता देता हूं कि अगर संकरण में n-1 यानी बाहर वाले कोष से अंदर वाले कोष की d ऑर्बिटल उपलब्ध होती है, यानी संकरण में भाग लेती है, सही है। इसकी ये वाली भाग लेती है, ये वाली ऑर्बिटल, ये वाली ऑर्बिटल n-1d, सही है, ns और np। ये d जो है वो अंदर वाले कोष की हो, एक बाह्य कोष को छोड़कर, सही है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसे हम क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इनको हम लो स्पिन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड के रूप में होते हैं, जोड़ों के रूप में। अधिकतर इलेक्ट्रॉन किस रूप में होंगे? जोड़ों के रूप में। अधिकतर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? जोड़ों के रूप में होते हैं। और इन्हें ध्यान रखेंगे, एक तो हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो कहेंगे ही, क्या कह रहे हैं इन्हें? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो हम कहेंगे ही, और उसके साथ लो स्पिन, सही है। यानी इनमें लो स्पिन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, जोड़ों के रूप में होते हैं। अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? कम। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो इनकी स्पिन कम होती है। तो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं